हाँ जी बच्चों, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर अपना डेट फंडिंग, इंडियन फंड बेस्ड गवर्नमेंट डेट एंड बैंकिंग। बहुत ही जोर शोर से हमें टॉपिक कवर करना है। इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स है, नंबर ऑफ टॉपिक्स मतलब टोटल 14 टॉपिक्स हैं। मैम टॉपिक से पहले कुछ चैप्टर के बारे में प्लीज बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली बात मैं अपनी तारीफ करना चाहूंगी। तारीफ ये है कि मैंने इतने सुंदर नोट्स बनाए हैं कि आप देख के आपका मन बाग बाग हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत नोट्स मैंने ड्राफ्ट किए हैं और आप जब बुक फॉर्मेट में इसमें देखोगे और आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में नोट्स ऐसे ही होने चाहिए। बहुत ही सुंदर ड्राफ्टिंग करी है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अभी आप दिल थाम के बैठिए, लेकिन पहले हम अपने चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है डेट फंडिंग इंडियन फंड बेस्ड। इट मीन्स यहाँ पे अब मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि हमने कई सारे चैप्टर कवर करे और चैप्टर किसका है ये तो आपको पता ही होगा। कॉर्पोरेट फंडिंग, फंड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कॉर्पोरेट फंडिंग। और ये किसके लिए, ना सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, ना सीएस EET के लिए, ना सीएस फाउंडेशन के लिए। तो मैम किसके लिए पढ़ा रही हूँ, ये है सिर्फ और सिर्फ सीएस फाइनल, या बोल सकते हैं सीएस प्रोफेशनल। आपने मेरा नाम तो सुना ही होगा, मेरा नाम है सीएस प्रीति मलिक सिंह। क्वालिफिकेशन तो आप जानते ही होंगे, बीकॉम एमकॉम सीएस LLB। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इस चैप्टर की, चैप्टर का नाम आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, डेट फंडिंग। डेट मींस क्या होता है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, बोरोविंग करने के दो रास्ते होते हैं। वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। मैम ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या अंतर होता है, प्लीज एक बार बताइए ना। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी किसी को भी अगर चलाना है तो उसको पैसे की जरूरत है, पैसे की आवश्यकता है। बिना पैसे की कोई भी संस्था रन नहीं हो सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं हो सकती। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें फंडिंग की जरूरत पड़ती है। अब वो फंड रेज करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। देयर आर टू वेज टू रेज द फंड फ्रॉम पब्लिक। वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। मैम सच में, यस बिल्कुल सच्ची मुच्ची, ऑनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑनर्स फंड एंड द बोरोड फंड। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या अंतर होता है। ऑनर्स फंड आर ट्रीटेड एज घराती एंड बोरोड फंड एज ट्रीटेड एज बराती। मैम ये क्या बात हुई मैम, ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया। बहुत समझने की बात ही नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए ऑनर्स फंड में, अगर ऑनर्स फंड की हम बात करें, ऑनर्स फंड कैसे कंपनी रेज करती है, बाय इशूइंग शेयर्स। और जो पर्टिकुलर पर्सन शेयर खरीदता है, कंपनी जब शेयर इशू करती है और पर्टिकुलर पर्सन शेयर खरीदता है तो वो क्या कहलाता है, शेयर होल्डर। और जब एक कंपनी अपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो डिबेंचर होल्डर। यस और नो। अब बोरोविंग कितने तरीके से हो सकती है। बोरोविंग हो सकती है आपने डिबेंचर इशू करे, बोरोविंग हो सकती है आपने बॉन्ड्स इशू करे, बोरोविंग हो सकती है आपने पब्लिक डिपॉजिट लिया। देयर आर वेरियस मोड्स, बोरोविंग में वेरियस मोड्स है हमारे। तो इट मींस दो तरीके की हमारे फंड्स यहाँ पे हुए, वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकंड वन इज अ बोरोड फंड। ओनर्स फंड को मैंने घराती क्यों बोला, क्योंकि देखिए शेयर होल्डर्स जो है वो बहुत पेशेंस होल्डर भी बोल सकते हैं। शेयर होल्डर को मैं पेशेंस होल्डर इसलिए बोल सकती हूं कि उनके अंदर इतना सब्र होता है कि वो दिल थाम के बैठता है कि ठीक है आप बिजनेस रन करिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाइए। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के बाद खर्चे खुर्चे काटने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से जो डिक्लेरेशन होगा वो हम लेंगे। दैट इज नॉन एज डिविडेंड। The profit of a company is distributed among the shareholders is known as dividend, you know very well. So dividend कब मिलता है, जब प्रॉफिट्स होते हैं। और प्रॉफिट कब होते हैं, जब सारे खर्चे खत्म हो जाते हैं। खर्चे कटने के बाद ही मुनाफा होता है, खर्चा कटने के बाद ही प्रॉफिट होता है। इट मींस वी कैन से दैट कि यहाँ पे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। कि ऑनर्स फंड की अगर हम बात करें तो ऑनर्स फंड वो होते हैं जिनको सबसे लास्ट में पेमेंट होता है जब कंपनी को प्रॉफिट्स होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से शादी फंक्शंस में जनरली होता है कि भैया पहले बारात आई है, पहले बारात को खाना खिलाना है, फिर बाद में बचेगा तो घराती खाएंगे। ऐसे जनरली कॉन्सेप्ट होता है। खैर अब दूसरी ओर बढ़ते हैं बोरोड फंड की ओर। अगर बोरोड फंड की हम बात करें, बोरोविंग की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपको बिजनेस चले या बिजनेस नहीं चले, उनको अपना इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। सिंपल सी बात है, उनको अपना इंटरेस्ट चाहिए ही चाहिए। आपको मुनाफा हो, आपको मुनाफा नहीं हो, डजंट मैटर। यहां से एक बात साफ नजर आई कि जो डिबेंचर होल्डर्स या बॉन्ड होल्डर्स होते हैं ना वो बहुत सेल्फिश होते हैं। मैम सेल्फिश क्यों होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो वहां पे रिस्क लेते नहीं क्योंकि उनको फिक्स्ड इनकम चाहिए, और फिक्स्ड इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो। सो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लाइक वी कैन से दैट इन्वेस्टर, वो किस जगह इन्वेस्ट करना चाहता है। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटरमाइन करेंगे, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। इट मींस एक बात तो साफ हो गई मैम,
एक बात तो साफ हो गई कि अगर इन्वेस्टर डेट में पैसा लगाता है तो उसको रिटर्न फिक्स मिलेगी, उसे कोई टेंशन नहीं लेने का। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। लेकिन अगर ओनर्स की बात करें, ओनर्स फंड की हम बात करें, तो ओनर्स फंड के केस में रिस्क होता है। ऐसी कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होती है। जैसे शेयर, इक्विटी शेयर्स की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो वहां पे कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होती कि इतना आपको मिलना ही मिलना है। इट डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। तो आज जो हमारा मुद्दा है, आज जो हमारा टॉपिक है, वो ओनर्स फंड नहीं है। हमें जो आज डिस्कस करना है वो बोरोड फंड करना है। डेट की बात करेंगे, उधार की बात करेंगे, कितने तरीके से उधार ले सकते हैं ये हम देखेंगे, कितने तरीके से फंड रेज किया जा सकता है हम ये देखेंगे, कि एक कॉर्पोरेट को अगर फंडिंग करनी है तो डेट की फॉर्म में वो किस किस तरीके से फंडिंग कर सकती है हम ये देखेंगे। अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो यहां पे इन्होंने कहा गवर्नमेंट डेट एंड बैंकिंग, किस तरीके से बैंक्स फंड रेज करते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट फंड रेज करती है। जैसे सरकार की बात होती है, सरकारी बात होती है, तो एक बात तो साफ हो जाता है कि यहां पे डूबने के चांसेस कम है, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है। यहां पे जो इशूअर है वो गवर्नमेंट है। तो अगर डेट की बात करें, डेट में एक और खास बात होती है। डेट के केस में आपको पैसा रिटर्न करना पड़ता है, और जब तक आप उस पैसे को यूज करते हो तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेट के केस में आप जो फंड रेज कर रहे हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, व्हाटएवर भी, उसे आप जब तक यूज कर रहे हो तब तक आप उसके बदले एक इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और जब आप उसे वापस करते हो, इंटरेस्ट के बाद एक टाइम पीरियड होता है, आपको रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहां पे जो हमें टॉपिक देखने हैं वो टोटल टॉपिक हम देख सकते हैं बॉन्ड्स। क्या होता है बॉन्ड, कितने तरीके के होते हैं बॉन्ड। पहले टॉपिक के अंदर दो ऑटोमेटिकली टॉपिक्स कवर है। फर्स्ट वन इज बॉन्ड्स, और कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। सेकंड टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी मसाला बॉन्ड्स। मैम हल्दी मिर्ची नहीं, नाम से आप कंफ्यूज मत हो ना प्लीज। आप ये सोच रहे हैं हल्दी मिर्च और मसाले मिला के सब कुछ ना, वो मैं बताऊंगी। तीसरा टॉपिक हम बैंक फाइनेंसिंग पढ़ेंगे, और इससे कनेक्टेड हमने पहले भी कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। बैंक फाइनेंस की अगर हम बात करें, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, हायर परचेज हम डिस्कस करेंगे, उसी के साथ साथ हम फैक्टरिंग पढ़ेंगे, हम फॉरफेटिंग पढ़ेंगे, हम इस्लामिक बैंकिंग पढ़ेंगे। इस तरीके से मित्रों हमें लगभग 14 टॉपिक्स कवर करने हैं। देयर आर टोटल 14 टॉपिक्स जो इस चैप्टर के अंदर कवर है। अब जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि मैम सच्ची में बहुत सुंदर नोट्स बनाए। हाँ, बहुत सुंदर है। आप भी एक बार जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में नोट्स ऐसे होने चाहिए। मैम एक एक पॉइंट क्लियर किया है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूं। अगर बॉन्ड्स की हम बात करें तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो बॉन्ड्स ही है। तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड्स किसे बोलते हैं, क्या होता है बॉन्ड, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पहली बात तो साफ हो गई, क्या बॉन्ड्स ओनर्स फंड है? मैम आंसर इज नो। मैम बॉन्ड्स ओनर्स फंड नहीं है, तो क्या है? बोरोड फंड है। इट मींस डेट है। मैम डेट है, हाँ जी डेट है, और डेट को बोलते हैं उधार। एक होता है घर वाले, एक होते हैं बाहर वाले। ये सब बाहर वाले घर वाले नहीं है। आपका बिजनेस चले नहीं चले, आपको इनकम हो नहीं हो, डजंट मैटर, वो बाहर वाले हैं। उधार ले रखा है आपने, और उधार शब्द मैंने यूज किया तो आपको समझ लेना चाहिए इट मीन्स उधार। लिए का कर्ज तो भैया दिए से ही चुकता है, लिए का पाप तो दिए से आप पाप वापस हो सकता है। इट मीन्स ये क्या है, उधार है भाई और बहनों। और दूसरा शब्द यूज किया सिक्योरिटी। अगर इस वर्ड की मैं बात करूं बेटा, सिक्योरिटीज की, सिक्योरिटी इज अ ब्रॉडर टर्म। इट इटसेल्फ कवर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत टेक्निकल डेफिनेशन में अगर मैं जाऊं, हालांकि आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा बट स्टिल मैं बता देती हूं। सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। बहुत आपको अगर स्पेसिफिक जाना है कि व्हाट डू मीन बाय सिक्योरिटी, तो वो आप उस एक्ट में जाके देख सकते हो। बट यहां पे हम एक बात साफ कर लेते हैं, क्या मैम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है? क्या मैम सिक्योरिटीज आर ट्रांसफरेबल? यस ऑफ कोर्स। इट मींस बॉन्ड्स की भी ट्रेडिंग हो सकती है एंड बॉन्ड्स भी ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। आर यू गुड द पॉइंट? द फर्स्ट लाइन इज वेरी क्लियर, बॉन्ड्स आर द डेट सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें होता है क्या, वेयर एन इशूअर, इशूअर मीन्स व्हाट, जिसको पैसे की जरूरत है।
अब इशूअर कौन हो सकता है? जो भी इशू कर रहा है, तो कौन कौन इशू कर सकते हैं वो हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। इशूअर में भी कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, इशूअर में भी बैंक्स हो सकते हैं, इशूअर में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इशूअर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, इशूअर में भी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। तो इशूअर कोई भी हो सकता है। आर यू गॉट द पॉइंट? अगर मैं इशूअर की बात करूं तो अलग अलग तरीके के इशूअर हो सकते हैं। क्या इशूअर गवर्नमेंट हो सकती है? आंसर इज यस। क्या इशूअर में गवर्नमेंट में भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है? यस ऑफ कोर्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकती है। मैम और कौन हो सकता है? बताइए और कौन हो सकता है? इशूअर में कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ये तो इशूअर हुआ। इट मीन्स इशूअर इज बाउंड टू अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी, ये आपको एक स्पेसिफाइड होगा, फिक्स्ड होगा। जिस समय इशू करोगे उसी समय बता दोगे कि हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। और उसको कई बार हम, आपने अगर सुना भी हो तो उसे हम कूपन भी बोलते हैं, कूपन पेमेंट, जितना इंटरेस्ट बनता है। तो इसमें क्या होता है, एक फिक्स परसेंटेज होती है किसकी? रेट ऑफ इंटरेस्ट की। ओके, at a agreed as per terms of payment and repay principal amount at a later time. It means जो प्रिंसिपल का पैसा है, जो उधार आपने लिया वो वापसी करना है, लेकिन जब तक वापस करना है तब तक आपको उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज क्या पे करना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन्स अगर हम देखें बॉन्ड्स क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। अगर बॉन्ड्स की बात करें तो बेटा मुझे जल्दी बताइए, क्या ये डेट सिक्योरिटी है या नहीं है? ओनर्स फंड है, बोरोड फंड है? जल्दी जल्दी बताइए। घर वाले हैं, बाहर वाले हैं? मैम ये तो सच्ची में घर वाले हैं, डेट सिक्योरिटी है। ओके, डेट सिक्योरिटी है। ओके, क्या बॉन्ड्स जो है एक इशूअर इशू करता है? यस मैम, यस। ओके, जो इशूअर होता है वो कोई भी हो सकता है। अब इशूअर जब इशू करता है तो उसके बदले में उसे क्या देना पड़ता है? दो बातें हम बात करेंगे यहां पे। एक तो इसका रीपेमेंट होता है, और जब तक रीपेमेंट होता है तब तक क्या देना पड़ता है? फिक्स परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस इशूअर जो इशू कर रहा है एंड जिसको ये इशू किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड होल्डर। क्या बोल सकते हैं उसे? बॉन्ड होल्डर। क्या हम इन्हें क्रेडिटर्स बोल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, दे आर ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स। अब देखिए आगे, ट्रीटमेंट ऑफ बॉन्ड होल्डर्स। ट्रीटमेंट किस तरीके से ट्रीट किया जाता है बॉन्ड होल्डर्स को? तो यहां पे इन्होंने बोला द बॉन्ड होल्डर्स आर ट्रीटेड जनरली लाइक अ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इट मीन्स यहां पे देनदारी है, देनदार है, लाइबिलिटीज खड़ी है आपकी, और कंपनी की ऑब्लिगेशन है, कंपनी इज ऑब्लाइज्ड। इफ कंपनी इज नॉट रीपे द अमाउंट देन इट मीन्स कंपनी इज डिफॉल्टर। और अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है या इशूअर जो भी डिफॉल्ट करता है तो उसके आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। आप बहुत सारी जगह प्रोविजन पढ़ोगे कि अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है रीपेमेंट में या रीपेमेंट टाइमली इंटरेस्ट में, बहुत सारे डिफॉल्ट होते हैं, तो उस केस में उसके बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तो इट मीन्स कंपनी की ऑब्लिगेशन है टू पे द अमाउंट, ऑब्लाइज टू पे द अमाउंट। इट मीन्स उनको पेमेंट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्रेडिटर्स हैं। और मैंने आपको बताया था कि उधार का जो लिए का पाप तो दिए से ही कटेगा। जब तक अगर उधार लिया है तो जब तक नहीं दोगे तब तक आपका पाप नहीं कटेगा, आप पापी रहोगे। और अगर आपने भागने की कोशिश करी तो ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस स्टैट्यूटरी एंड स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जो आपके ऊपर लग जाएंगे, आपके आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब बिजनेस तो आपको आगे तक चलाना है। मान के चलिए आपने किसी को बॉन्ड्स इशू करे और उसको टाइमली पेमेंट नहीं किया, रीपे नहीं किए, तो क्या होगा? क्या होगा? जो मंजूर है खुदा होगा, मंजूर है खुदा नहीं होगा, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। समझ मेरी बात? डिफॉल्टर हो जाओगे, और डिफॉल्टर हो जाओगे तो फिर आगे से आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं करेगी। ये चीज ध्यान रखना। तो देखिए आगे,
payment of bond. The amount is paid on maturity. What do you mean by maturity here? Maturity is a time period when the company is obliged to repay the amount, and that is to be fixed at the time of issue. वो पहले से डिफाइन होता है कि इस टाइम पे हमें क्या करना है, इसको रिटर्न बैक करना है. ओके, अब देखिए इधर देखो, मेच्योरिटी क्या हो सकती है. मेच्योरिटी डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. तो जनरली द बॉन्ड्स ड्यूरेशन वुड बी 5 to 10 years. ड्यूरेशन एंड मेच्योरिटी की बात करी. Bond, whether issued by the government or corporations, has a specific maturity date which can be range of few days to 20 to 30 years or even more. It means यहाँ पे यही बोला इन्होंने, गवर्नमेंट संस्थाएं जो हैं वो 20 से 30 साल तक की मेच्योरिटी के बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, 20 to 30 years. अब एक बच्चा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मैम ये जो गवर्नमेंट इशू कर रही है, जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू कर रही है, उसमें मेच्योरिटी टाइम इतना लंबा क्यों रखा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज किया है और गवर्नमेंट ट्रस्ट वर्दी होती है, कहीं छोड़ के तो जाएगी नहीं, तो इसलिए उनको टाइम पीरियड लंबा दिया गया है. What do you mean by coupon payment? The investor receive a regular payment of interest. मैंने बोला था ना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. कब तक आपको पे करना है? जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं हो जाती, जब तक आपको रिपे नहीं करते. और वो क्या हो सकता है, हो सकता है आपको एक साल में 2 बार मिले और हो सकता है आपको साल में 1 ही बार मिले. इट मीन्स इट मे बी सेमी एनुअली और एनुअली. और वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू, नोन एज कूपन पेमेंट. सपोज कि अगर आपकी एक बॉन्ड की वैल्यू 100 रुपीज फेस वैल्यू है और उन्होंने बोला कि एट द रेट ऑफ 3% है, तो 3% इस पे कैलकुलेट होगा. ठीक है, 3% है, 4% है, तो आपका हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे. मैम इसका मतलब फेस वैल्यू के अलावा भी कुछ और हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है. ये जो आपको मिलेगा इसे बोलेंगे कूपन पेमेंट. क्या बोलेंगे बेटा? ये हम बोलेंगे क्या इसे? कूपन पेमेंट. तो मैम आप एक बात बताइए, ये जो कूपन पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक हमने वर्ड सुना इल्ड भी होता है. इल्ड मीन्स होती है रिटर्न. इल्ड मीन्स क्या होती है? रिटर्न. अब मैं इसका इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ. डिफरेंस सुनो. मान के चलिए आपने जो ये बॉन्ड खरीदा वो 100 रुपीज का है फेस वैल्यू, लेकिन आपने 90 में परचेज कर लिया. हाउ इट्स कम पॉसिबल? ड्यू टू द ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग होती है, इनकी भी लिस्टिंग होती है लिक्विडिटी के लिए. आपने वो 90 में परचेज कर लिया. ठीक है, अब आपको ये जो 100 रुपीज पे 3% मिल रहा था वो तो था कूपन पेमेंट, लेकिन अब आपको 90 रुपीज लगा के 3% की रिटर्न मिल रही है. 90 रुपीज इन्वेस्ट, पहले आपको 100 रुपीज लगा के, फेस वैल्यू 100 रुपीज, लेकिन अगर आप 100 का सामान 90 में लेके 3% आपको रिटर्न मिल रही है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगी? आपकी इल्ड रिटर्न, एंड दैट इज द कूपन पेमेंट. आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए एक बार बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं. अगर मैं बॉन्ड्स की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये बोरोड फंड है. फर्स्ट, द मीनिंग इज वेरी क्लियर. बॉन्ड्स एक बोरोड फंड है और इसके अंदर जो इशूअर है वो इनको इशू करता है. इशू करने का पर्पस होता है बिजनेस करने, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, वॉट एवर बी. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और वो क्या करना चाहते हैं. दूसरी मुद्दा, इशूअर कौन कौन हो सकता है? इशूअर में भी गवर्नमेंट हो सकती है, इशूअर में भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इशूअर में भी हम कह सकते हैं कि कोई बैंक हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कॉरपोरेशंस हो सकती है, कंपनीज हो सकती हैं. दूसरी चीज, ये जो इशूअर है जब इनको इशू करता है तो जिसको बॉन्ड दिया वो बन जाता है बॉन्ड होल्डर और उसको ट्रीट जो करते हैं ऐसे क्रेडिटर करते हैं. इट मीन्स एक बात तो साफ हो गई. तो क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी है और इशूअर की ऑब्लिगेशन होती है कि उसको वो पैसा वापस करना है. अब वो जो वापस करना होता है वो मेच्योरिटी डेट होती है. मेच्योरिटी डेट की अगर हम बात करें 5 से 10 साल हो सकती है, 20 से 30 साल हो सकती है. लेकिन जब तक कंपनी उस पैसे को, जब तक इशूअर उस पैसे को यूज करता है तब तक उसको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है. वो तय कर लिया जाता है जिस समय कंपनी या वो इशूअर इशू कर रहा है. उसी के साथ साथ कई तरीके के बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं. अलग अलग तरीके के हम बॉन्ड्स देखेंगे. कई बार आपने सुना होगा टैक्स सेविंग बॉन्ड्स होते हैं. टैक्स की छूट अभी जैसे कि सरकार ने एक बहुत अच्छा बेनिफिट दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट दिया, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स होते हैं.
तो अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स भी होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल तरीके का बॉन्ड होता है मसाला बॉन्ड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। और थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगी आपको। देखिए, जैसे सपोज करिए ये पीएफसी कैपिटल गेन बॉन्ड्स हैं, इशू क्लोजिंग ऑनगोइंग, कूपन 5.75% एंड द रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रेटिंग क्या होती है, इट्स अ क्रेडिट रेटिंग। अगर आपने शायद पहले भी सुना हो, ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट रेटिंग होती है एंड रेटिंग बेसिकली इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है दैट इज टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी, जिन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बोलते हैं। देर आर वेरियस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर वर्किंग इन इंडिया लाइक केयर, इक्रा, क्रिसिल, फिच, मूडी इन्वेस्टर्स। उनका काम ही होता है जस्ट टू चेक द वर्थ ऑफ कंपनी or worth the organization, either that company is in a position to repay back the loan or to repay back the amount which is to be taken at now or time। तो उसको उसके बेसिस पे रेटिंग दी जाती है। इट इज अ 5 point बेसिस, हायर द पॉइंट बेटर इट इज। इससे क्या होता है कि एक जो इन्वेस्टर है उसको एक रास्ता मिलता है, उसको यहाँ पे एक पता लगता है कि कंपनी की अगर इश्यूअर की या कंपनी जो भी है उसकी अगर रेटिंग अच्छी है तो इट मीन्स वहां पे डिफॉल्ट का चांसेस बहुत कम है, डिफॉल्ट रिस्क बहुत कम है। लेकिन अगर रेटिंग बहुत पुअर है तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए। अब कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे बैंक ने लोन दिया लेकिन उनका लोन रिपे नहीं हुआ, तो उनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती। जैसे विजय माल्या की कंपनी की मैं बात करूं तो जब उनको बैंक ने लोन दिया था तो उनकी रेटिंग, जो रेटिंग एजेंसी ने की थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी, बट स्टिल बैंक ने उसमें क्या ले लिया, रिस्क ले लिया। रिस्क लिया तो उनको लॉस भी हुआ। तो इट मीन्स यहाँ पे रेटिंग कराई जाती है, रेटिंग भी क्लियर होती है। दूसरा, टैक्स बेनिफिट्स आपको कौन सी मिल रहे हैं 54EC, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट के तहत, और इसका टाइम पीरियड कितना है ये, एंड क्लिक हियर फॉर डिटेल्स एंड ऑल दैट। तो इस तरीके से जब बॉन्ड का नाम आ जाता है, इशू, क्लोजिंग, कूपन, रेटिंग्स, टैक्स बेनिफिट्स, टेन्योर एंड डिटेल्स एंड अप्लाई नाउ। इसी तरीके से मैं आगे चल के जब आगे टॉपिक पढ़ूंगी, एक एक टॉपिक को प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी से देखेंगे किस तरीके से काम होता है, कैसे करते हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स।